गोरी सास की दो काली बहू। शकुंतला देवी शोभेपुर गांव की सबसे सुंदर औरत थी। गोरे रंग पर गड़े तीखे नए नक्श उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। शकुंतला को अपने रूप पर बहुत रुआब था। एक दिन जब शकुंतला सज धज कर गांव में इठलाती हुई चली जा रही थी, तभी कम्मो कहती है, अरे कहाँ चली सायरा बानो की सवारी इतना बलखाती हुई। हाँ, टोक दिया ना। क्यों री कम्मो, बिना रोक टोक तुझे चैन नहीं क्या? अरे मैं तो बस ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ये कत्थई साड़ी तेरे ऊपर बड़ी फब रही है। 55 की उम्र में भी खिलता गुलाब लग रही है तू। मैं तो पैदा ही सुंदर हुई थी और मेरी सुंदरता से ही तो शोभेपुर की शान है। अरे वो तो बस मैं अंग्रेजी में जरा मात खा गई, वरना तो अगर मैं फिल्मी जगत में कदम रख दूं तो दीपिका प्रियंका भी मेरे आगे पानी भरेंगी। इस तरह बातों ही बातों में शकुंतला देवी अपने गोरे रंग और सुंदरता की शेखी बघारने लगती, जिसे देखकर कम्मो कहती है, अरे अब बस भी कर अपनी बड़ाई, तू तो बस मौका खोजती है अपने मुंह मियां मिट्टू बनने का। अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ? पता है मेरा गोरा रंग तेरी आंखों में चुभ रहा है, क्योंकि तू तो ठहरी काली नजर बट्टू। अरे शकुंतला, अपने गोरे रंग पे इतना गुमान मत कर, क्योंकि ये रंग रूप का रुआब एक दिन ढल जाता है और अभी तो तेरा बहू ब्याह बाकी है, क्या पता वो काली हुई तो। तेरा ये कहा कभी पूरा ना होगा। कम्मो अपनी सुंदर बेटों की शादी तो कटरीना जैसी बहुओं से ही करेगी। उखड़े जवाब देने के साथ शकुंतला मुंह टेढ़ा करके घर चली जाती है और अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ते तलाशने में लग जाती है। तभी एक दिन कार्तिक और अर्चित अपनी पत्नी कल्पी और सायली के साथ घर आते हैं। अरे आ गए मेरे दोनों लाल, तुम्हारे साथ ये अंधेरी रात कौन है? माँ, ये कल्पी है, मेरी पत्नी। और माँ, ये सायली है, मेरी पत्नी। प्रणाम माँ जी। अपनी ये काली परछाई मुझसे दूर कर लो। मैं नहीं मानती तुम नजर बट्टू को अपनी बहू। अभी इस वक्त निकलो यहाँ से। माँ, कल्पी और सायली हमारी पत्नी है। या तो आप इन्हें अपनी बहू मान लीजिए, या हम भी इन्हीं के साथ घर छोड़कर चले जाएंगे। अपने बेटों को खो देने की बात सास के मन में खटकने लगती है और वह मर्म लहजे में कहती है, तुम दोनों को घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ रह सकती हैं। ये सुनकर दोनों काली बहुओं का मलिन मुरझाया चेहरा खुशी से खिल उठता है। अगली सुबह दोनों बहू को किचन में खाना बनाता देखकर सास खिसियाकर उन्हें झड़पते हुए कहती है, तुम दोनों काली बैरन बहुओं की हिम्मत कैसे हुई अपने काले कदम मेरे किचन में रखने की? माँ जी, हम तो बस पहली रसोई पका रही थी। कार्तिक जी ने मुझे बताया था कि आपको पंचमेवे की खीर पसंद है। देखिए, मैंने आपके लिए वो खीर भी बनाई है। क्या लगता है तुम दोनों काली बहुओं को इस चूल्हे चौकी की चोचलेबाजी से तुम मेरा दिल जीत लोगी? इस गलतफहमी को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम दोनों को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती। पता नहीं कौन सी गुट्टी घोलकर पिलाई है तुमने मेरे बेटों को, जो वह तुम दोनों के रमता जोगी बन बैठे हैं। तुम दोनों काली बहुओं के आने से 2 दिन के भीतर ही मेरी नाम धराई शुरू हो गई। तुम दोनों के काले रंग ने मेरी सोचाहट पे पानी फेर दिया। इस तरह सास अपनी सुंदरता पर इतराते हुए दोनों काली बहुओं को नीचा दिखाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, बावजूद इसके सास का अपनी काली बहुओं पर कुरकुराना कम नहीं होता। कल्पी, ओ कल्पी, अरे ओ सायली, अरे कहाँ हो मेरी काली बहरी बहुओं? जी माँ जी, आपने बुलाया? माँ जी की बच्ची, चेहरे का कालापन क्या कानों में भी जमा हो गया है? सास कब से गला फाड़ रही है? अपने काले रंग के हथियार से कोयले का खदान खोद रही थी क्या? माँ जी, आप हम दोनों बहुओं को हमेशा कोसती क्यों रहती हैं? क्या काला होना इतना बड़ा गुनाह है जो आप हमेशा हमसे कटी कटी सी रहती हैं? क्योंकि समाज में सिर्फ सुंदरता का मोल है। वो तो मती मारी गई थी मेरे बेटों की, जो उन्होंने तुम्हारी काली कलाइयां थाम ली, वरना जीवन भर कुंवारी बैठी रहती। हाँ, हरे जमाना मॉडर्न हो गया है। अब तो इतने सारे मेकअप के प्रोडक्ट हैं, कुछ नहीं तो लीपा पोती करके ही अपने चेहरे पर चढ़ा ये काला रंग, इसे छुपा लिया कर। कमबख्त, तो तुम्हारा ये काला रंग मेरी आंखों में चुभता है। सास के तीखे ताने दोनों बहुओं के कलेजे को चकनाचूर कर देते हैं और दोनों बहुएं सास की आस पर खरा उतरने के लिए कई तरह के मेकअप इत्यादि लगाने लगती हैं, जिसे देखकर उनके पति कहते हैं, कल्पी, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? ये अचानक इतने साज श्रृंगार का चस्का तुम्हारे सिर कैसे चढ़ गया? अरे बंद करो ये चूं चपड़।
इतनी मुशक्कत से तो दोनों काली बहुएं रंग रोबन में अपना रुझान दिखा रही हैं। कम से कम इसी से अपने चेहरे का भद्दा रंग छिपा है। तो तुम दोनों क्यों अपनी माँ की जगहसाई करने पर तुले हो? क्या हो गया है आपको माँ? अरे इंसान का काला गोरा रंग उस आसमानी कुम्हार के हाथों की रचना है जिसने हमें ढाला और उभारा है, फिर इसमें इनका क्या दोष? मैं जानती थी तुम दोनों भी बाकियों की तरह जोरू के गुलाम बन ही गए होगे। हाँ, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी इन काली बहुओं के चलते जात बिरादरी में मेरी नाक नीची हो, इसीलिए इन्हें खुद को बदलना होगा। सासू माँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों की वजह से आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हर दिन के साथ सास के बढ़ते सताव से उकताकर दोनों काली बहू सास की तरह सुंदर और गोरे होने की ललक में अलग अलग मेकअप लपेटती, जिसके साइड इफेक्ट से दोनों बहू का चेहरा दानों से भर जाता है, जिसके बाद वह पहले से भी बदतर बदसूरत दिखने लगती हैं। हाय रे मेरे फूटे भाग, पता नहीं कैसी काली बहुएं पल्ले पड़ी हैं। हर एक पाउडर क्रीम आजमा कर देख लिया मगर निगोड़ी गोरी ना हुई, ऊपर से काले चेहरे पर दाने भर गए। माँ जी, अब क्या होगा? हमारे चेहरे के ये दाने कैसे जाएंगे? अरे मुझे क्या पता नहीं कैसी स्टील बॉडी है तुम्हारी जिस पर गोरे होने की क्रीम का कोई इजाफा नहीं पड़ा। वैसे भी पहले कौन सी हुर की परी थी तुम? चालाक सास बड़ी ही सफाई से बातों से बच निकलती है। वहीं दोनों काली बहू शीशे में आगे खड़ी होके रोती हैं। दिन गुजरते जाते हैं जिसके साथ सास के चेहरे पर बढ़ता बुढ़ापा उभरने लगता है। उसके चेहरे की चमड़ी पर झुर्रियां छाने लगती हैं, जिसे देखकर सास कहती है, ये मेरा खूबसूरत चेहरा खिंच क्यों रहा है? कितनी गंदी दिख रही हूँ मैं। क्यों माँ, बहुत गुमान था ना आपको अपने गोरे रंग का? अब क्यों नहीं छुपा दी अपने बढ़ते बुढ़ापे को मेकअप से? हाँ, अपने बेटों से हंसी उड़ती देखकर वह डबडबाई आंखों से देखने लगती है। तभी बहू बोलती है, बस कीजिए आप दोनों, अपनी ही माँ का उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? माँ जी, इनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। अपनी काली बहुओं के अंदर भरी ऊंची सहूलियत को देखकर गोरी सास का सर शर्म से जमीन में गड़ जाता है और वह अपने बेरुखे बर्ताव का अंगीकार करती हुई हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो मेरी बहुओं। गोरे रंग के गुमान में मेरी आंखें घमंड से चढ़ चुकी थी। मैंने तुम बहुओं से कभी मीठे मुंह बात तक नहीं की। मेरी कुड़कुड़ाहट के बाद भी तुमने अपनी सास की सहूलियत की। मैं तुम्हारे काले रंग के लिए तुम्हें कोसती रही, कभी तुम्हारे मन के झरोखे में झांक कर देखा ही नहीं। बस माँ जी, हमारे आगे हाथ जोड़कर हमें पाप का भागीदार ना बनाइए। हमने आपका दिल जीतने के लिए अथाह कोशिश की मगर विफल रही। मगर आज हम काली बहुओं को हमारी सास मिल गई है। जी तो चाहता है कि इस पल को एक मुट्ठी में भर लूं। ये सुनकर सास दोनों काली बहुओं को कलेजे से साट लेती है। इस तरह गोरी सास अपनी दोनों काली बहू के साथ बिना किसी खटपट के खुशी से रहने लगती है। कड़वा कथन है, मगर जो शख्स आपको चाहेगा वह आपको हर एक ओछेपन के साथ अपनाएगा, मगर जो रिश्ते आप पर बदलाव का बोझ थोपे वह रिश्ते एक बड़े पैमाने के बेमेलता को सिद्ध करता है। गरीब माँ बेटी और जादुई कंगन नदी पेड़। मैदान में कंगन कंपटीशन चल रहा था। तभी गहना अपने हाथों में पहने हुए कंगन को खनकाते हुए गाती है, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगी। देख लेना कंगना, आज के कंगन कंपटीशन की विजेता तो मैं ही होंगी। गहना के बाद जैसे ही कंगना की बारी आती है वो अपने खाली हाथों को देखकर उदास हो जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर गहना उसे चिढ़ाते हुए कहती है, हाय रे कंगना, अब क्या करेगी तू? तेरी गरीब माँ के पास तुझे पीतल के कंगन पहनाने के भी पैसे नहीं है। पूरी की पूरी ठन ठन गोपाल है क्या तेरी माँ के पास? मेरी बात मान तो तू ऐसे ही हार मान ले, क्योंकि जीत का ताज तो मेरे सर पर ही सजेगा, क्योंकि मेरी कलाइयों में सोने के कंगन जो हैं। सभी के आगे अपना मजाक बनता देखकर कंगना की आंखों से बहते आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। ऐसे में शब्दों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कंगना भीगी पलकों को छिपाकर भागती हुई घर आती है, जहां उसकी गरीब माँ गंगा सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही थी। तभी कंगना अपने कान बंद करते हुए गुस्से का गुबार अपनी माँ पर फोड़ते हुए उसे फटकारती है, बस माँ, बंद करो इस खिटपिट की आवाज को। बचपन से सिलाई मशीन की आवाज सुनकर मैं इतनी बड़ी हो गई। क्या फायदा आपके दर्जीपन का, जो दिन रात कपड़े सिलकर भी आप मेरे लिए एक कंगन भी नहीं खरीद सकी। मेरी सभी सहेलियों की कलाइयों में कंगन है,
और गहना की कलाई में तो सोने का कंगन है, जिसकी धौंस दिखाकर आज उसने भरे मैदान के बीच मेरी बेइज्जती की। कंगना बेटी, अब तू कच्ची उम्र की नहीं रही, 16 बरस की हो चुकी है। तू तो जानती है कि हम गरीबों के घर के हालात कैसे होते हैं। ऐसे में तेरी मजबूर माँ तेरे हर हट को पूरा नहीं कर सकती। मगर क्यों माँ? क्योंकि हम गरीबों का जीवन होता ही ऐसा है बेटी। कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है, तो कभी पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। अगर ऐसा ही है तो भगवान ने क्यों बनाया मुझे आप जैसी गरीब माँ की बेटी? जब देखो दुखों का राग अलापती रहती हो। तुम्हारा होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है माँ। माँ तो अपने बच्चों की खुशी की खातिर अपना कलेजा भी काट कर रख देती है, और तुम मेरे लिए एक सोने का कंगन भी नहीं गड़वा सकती। लानत है तुम्हारी कमाई पर। जाओ, जाकर डूब मरो अपनी गरीबी के साथ। अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर उस गरीब माँ का दिल छल्ली छल्ली हो जाता है। उस रात गंगा जीवन से हार कर नदी की ओर निकल पड़ती है। क्यों भगवान, तू इस गंगा के माथे और कितने तौहीन का ताज पहनाएगा। पहले भरी जवानी मेरे माथे की लाली मिटा दी, और फिर गरीबी में गर्भवती होने का भाग्य देकर जीने की आस जगाई। यकीन नहीं होता कि जिस बेटी को मैंने अपने खून से सींचा, उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो एक कंगन के लिए अपनी माँ के दूध का कर्ज इस कदर चुका रही है। अब मुझे इस धराव के साथ बहा ले चल। जैसे ही गंगा नदी में कूदने के लिए कदम बढ़ाती है, नदी के बीचों बीच से रास्ता निकल आता है और नदी के गहराई से अचानक कई सारे विशाल पेड़ बाहर आते हैं, जिसकी हर एक डाली पर कई सारे सोने के कंगन लटक रहे होते हैं। तभी जादुई नदी के बीचों बीच खड़े कंगन के पेड़ उसे एक बड़ी बुलाहट देते हैं। आओ आओ गंगा, चली आओ। गंगा सुध-बुध गवाकर कंगन के पेड़ के पास आती है। कहो, तुम्हें कौन सा कंगन चाहिए? तुम्हें कैसे पता कि मुझे कंगन चाहिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम पेड़ होकर बोल पा रहे हो। आज से पहले मैंने कभी भी पेड़ों पर कंगन उगता नहीं देखा था, तो अब देख लो, क्योंकि पेड़ों में भी जान और जीवन बसता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पेड़ इंसानों की तरह चल फिर नहीं पाते, मगर हम जादुई कंगन के पेड़ हैं। वो तो बस हमने लालची लोगों से बचने के लिए इस जादुई नदी के बीच बसेरा बनाया है। कहो, तुम्हें कौन सा कंगन चाहिए? बस मुझे मेरी बेटी के लिए सिर्फ एक सोने का कंगन चाहिए, फिर तो मेरा साथी सुनहरा तुम्हें सोने के कंगन देगा, क्योंकि मैं तो चांदनी हूँ। चांदी और कांसे के कंगन देती हूँ। एकाएक सोने के कंगन से लदा लहलहाता पेड़ गंगा की ओर झुक जाता है और गंगा एक कंगन ले लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं। जब भी तुम्हें मदद चाहिए, भोर के पहले पहर यानी कि 4 बजे यहाँ चली आना, क्योंकि केवल उसी पहर ये नदी जादुई होती है और कंगन का पेड़ बाहर आता है। गंगा कंगन लेकर घर चली आती है और अगली सुबह कंगना सोने का चमचमाता कंगन देखकर खूब खुश होती है। अरे वाह माँ, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरी खुशी की खातिर सोने का कंगन खरीद कर ले आई। नहीं कंगना, तेरी गरीब माँ को ये कंगन जादुई नदी के अंदर बसे कंगन के पेड़ से मिला है। जादुई नदी में बसे कंगन के पेड़ का जिक्र सुनकर कंगना के कान खड़े हो जाते हैं और वो वहां जाने की जिद करते हुए कहती है, माँ, मैं भी उस जादुई नदी में बसे कंगन के पेड़ को पास से देखना चाहती हूँ। ठीक है कंगना, मगर हमें कल रात के भोर के पहले पहर तक इंतजार करना होगा। अगली रात जब अंधेरा पसरा होता है, तभी दोनों माँ बेटी दबे पांव जादुई नदी की ओर निकल पड़ती है। जहाँ बना रास्ता नदी से होते हुए उससे गहराई में तने खड़े कंगन के पेड़ के पास खत्म होता है, जहाँ पेड़ों पर लहलहाते हुए कंगन की खनखनाहट पूरे नदी में कलरव कर रही थी। आओ आओ जादुई नदी नगरी के कंगन के पेड़ तुम्हारा स्वागत करते हैं। ये तो कमाल हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कंगन का पेड़ देखने को मिलेगा, वो भी इस गहरी नदी में। कंगना, मैं हूँ चांदनी। कहो, तुम्हें कौन कौन सा कंगन चाहिए, सोने का या चांदी का? मुझे सोने और चांदी दोनों कंगन चाहिए। हमारा घर फूस का है, जिसके ढहने की कोई खबर नहीं है। मैं मेरी माँ के लिए एक अच्छा घर चाहती हूँ।
इसलिए इन सोने के कंगनों से सुनार का काम शुरू करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर इन कंगन से बात बनती है तो ये भली है। एकाएक कंगनों से लदी हुई सारी डाली उसकी ओर झुक जाती है और कंगन की खरी चमक कंगना की आंखों में झिलमिला उठते हैं, जहां से वो उन्हें तोड़कर सवेरा छटने से पहले अपने गांव वापस लौट आती है और सोने के कंगन बेचने का कारोबार शुरू कर देती है, जिससे बहुत ही जल्द उनकी गरीबी की रेलगाड़ी पटरी से बदल जाती है। देखो माँ, उस जादुई नदी में बसे कंगन के पेड़ से हमारे घर की कमी घटी दूर हो गई और मेरी कलाई में सोने के कंगन पहनने का अधूरा सपना भी सच हो गया। हाँ कंगना, ये सब उस जादुई नदी की ही देन है। दोनों अभी बातें ही कर रही थी कि शंभू मदद की आस लिए उनके घर आता है। अरे माँ देखो, शंभू काका आए हैं। अरे शंभू भाई साहब, आप यहाँ? गंगा, मुझ गरीब बाप की पगड़ी बचा लो। कल मेरी गुंजा की शादी है, मगर मेरे पास एक पाई नहीं है। सभी सूदखोरों का किवाड़ खटखटाया, मगर सभी ने हाथ खड़े कर दिए। मदद करो, मेरी बेटी की बारात लौटने से बचा लो गंगा, बचा लो। ऐसा कहते हुए शंभू फूट फूट कर रो पड़ता है। शंभू भाई साहब, संभालिए खुद को। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि कल का सूरज उगने से पहले हालत आपके बस में होंगे। आप रात 4 बजे से पहले नदी पर चले आना। गंगा के कहे समय पर शंभू नदी पर आता है। तभी नदी के बीच रास्ते निकल आते हैं, जिसके बाद तीनों नदी में खड़े कंगन के पेड़ के पास आते हैं। अरे बाप रे, ये कैसा पेड़ है जिस पर सब्जी के बजाय सोने के कंगन उगते हैं? हाँ, क्योंकि हम कंगनों के जादुई पेड़ हैं, जो लाचार लोगों की मदद के लिए इस जादुई नदी में जड़ें जमाए हुए हैं। अब जल्दी से कंगन ले लो, क्योंकि कुछ पल में सूरज की किरण फूटने को है। शंभू सोने चांदी के कंगन लेकर गंगा और कंगना के संग गांव लौट आता है। शुक्रिया गंगा, आज तुमने एक गरीब पिता की पगड़ी उछलने से बचा ली। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, शुक्रिया तो उस जादुई नदी का कीजिए भाई साहब, जिसने आपको जग हसाई से बचा लिया। जाइए, शादी की तैयारियां कीजिए, क्योंकि आज आपकी नन्ही सी कली के कलाई में कंगना खनकने जा रहा है। इस तरह गंगा और कंगना लगातार लाचार लोगों की मदद करती हैं। गरीब गंगा ने कहाँ सोचा था कि जादुई नदी के कंगन के पेड़ से उसके अंधियारे बुझे जीवन में बड़ी लौ बनकर जल उठेगी, जो अपने साथ साथ बाकियों के जीवन को भी रोशनी से भर देगी। अरे ये क्या, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है। अब मैं अपने बेटों के लिए क्या बनाऊं? अगर उन्हें पता चल गया कि घर में एक दाना भी नहीं है तो उन्हें बहुत दुख होगा। एक काम करती हूँ, पड़ोस की काकी से थोड़े से कच्चे चावल ले आती हूँ। कावेरी अपनी पड़ोस की काकी के पास जाती है और उससे थोड़े से कच्चे चावल लाकर उबाल देती है, जिसके बाद जैसे ही उसके दोनों बेटे राहुल और राघव नींद से उठते हैं, वो उन दोनों को देखकर कहती है, अरे तुम दोनों उठ गए, चलो मुंह हाथ धो लो, उसके बाद खाना खा लो। कावेरी के कहने पर राहुल और राघव दोनों फ्रेश हो जाते हैं, जिसके बाद कावेरी उन्हें सफेद चावल के साथ चटनी देती है। अच्छा सुनो, घर में राशन खत्म हो गया है, बच्चा कुचा मैं बना चुकी हूँ। तुम दोनों कहीं नौकरी कर लो ताकि घर की परेशानियां दूर हो जाए। पूरे 2 महीने से मैं नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मैं कोई मुझे नौकरी पर ही नहीं रख रहा। माँ आप चिंता मत करो, शाम को मैं राशन ले आऊंगा, ठीक है? दोनों सफेद चावल के साथ चटनी खाकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। राघव को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका कहीं भी इंटरव्यू पास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ राहुल आटे की बोरियां उठाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है। आटे की बोरी उठाकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं घर में राशन ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर राहुल जल्दी जल्दी आटे की बोरियां उठाता है और फटाफट उन्हें गोडाउन में रख देता है। उसका ये काम देखकर उसका मालिक उसे 100 रुपए ज्यादा दे देता है। ओ पुत्र, आज तुमने 2 लोगों का काम अकेले किया है यार, और ये लो मेरी तरफ से 100 रुपए का नगद इनाम। वैसे तुम बहुत ताकतवर हो यार, और पढ़े लिखे भी लगते हो, फिर तुम इस तरह मजदूरी क्यों कर रहे हो? राहुल अपने मालिक को अपने बीते हुए कल के बारे में बताना शुरू करता है। मैं एक बहुत बड़े और अमीर आदमी का बेटा था। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था। मैं और मेरा बड़ा भाई राघव, हम दोनों ही अपने पापा के बिजनेस को संभाल रहे थे। एक दिन मैं
मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरा भाई, हम सभी खाने की टेबल पर खाना खा रहे थे। तभी एक औरत हमारे घर पर चली आई। तुम यहाँ आराम से अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हो? अरे मुझसे प्यार करके मुझे धोखा देकर तुम्हें क्या मिला? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे ये क्या बकवास कर रही हो? ऊपर वाले से डरो। अरे मुझे ना सही, अपने बच्चों को तो स्वीकारो। हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तुमने तो प्यार के धोखे में मेरा फायदा उठाया और मुझे सड़क पर लाकर छोड़ दिया। उस दिन वो तमाशा देखने के बाद मेरी माँ से मेरे पिताजी का इतना बड़ा धोखा सहन नहीं हुआ, जिसके बाद मेरी माँ ने मेरे पिताजी की धन दौलत को छोड़ दिया, जिसके बाद हम लोग एक छोटे से घर में रहने लगे। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ यार। ओ वैसे तुम मुझे काबिल लगते हो, मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर पाता हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? ये सुनकर राहुल बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपने मालिक की आधे से ज्यादा भागदौड़ संभालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राघव एक एम्बिशियस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। सुबह से अभी तक पूरे 9 इंटरव्यू दे चुका हूँ और ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा यार मेरा। कुछ ही देर में राघव को इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, जिसके बाद राघव अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है। राघव अपने इंटरव्यू में पूरी जान लगा देता है, जिसके चलते कंपनी वाले उसे जॉब ऑफर कर देते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। शाम को जब वो दोनों घर वापस आते हैं और अपनी माँ को अपनी अपनी नौकरियों के बारे में बताते हैं तो कावेरी बहुत खुश होती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने मेरी सुन ली। देखो तुम दोनों मन लगाकर नौकरी करना, लेकिन अपने पिताजी की तरह मत बनना। करोड़पति होने के बाद इंसान के अंदर घमंड और बहुत सी चीजों की लालसा आ जाती है जो इंसान को डुबो देती है। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दोनों भाई अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते राहुल को अपने मालिक की बेटी से प्यार हो जाता है। वहीं राघव को अपनी कंपनी के मैनेजर से, लेकिन कावेरी को करोड़पति से बहुत नफरत होती है, जिसके चलते वो अपने दोनों बेटों के लिए गरीब की लड़कियां ढूंढ रही होती है। मैं नहीं चाहती कि कोई करोड़पति की बेटी मेरे बेटे से शादी करे। अरे गरीब घर की लड़की परिवार को समझेगी और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। कावेरी रोज अपने दोनों बेटों को करोड़पति लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा करती थी, जिसके चलते एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। भाई मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मेरे कंपनी की मैनेजर है। भैया मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जिस मालिक के पास मैं काम करता हूँ उसकी बेटी मुझे पसंद है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन माँ तो करोड़पति ही पसंद नहीं करती है। फिर वो हमारी शादी कैसे करवाएगी? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपनी अपनी पत्नियों को गरीब दिखाकर उनसे शादी कर लें। फिर माँ को पता ही नहीं चलेगा कि वो करोड़पति बहू लेकर आई है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम ऐसा ही करते हैं। राहुल और राघव दोनों ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को गरीब घर की लड़कियां बनाकर अपनी माँ से मिलवा देते हैं, जिसके बाद कावेरी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे रूपा निशा, तुम दोनों तो बहुत खूबसूरत हो। भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से फुर्सत से बनाया है तुम्हें, और तुम दोनों ही गरीब घर से हो। लेकिन चिंता मत करो, मेरे बेटे तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ दिन में कावेरी अपने दोनों बेटों की शादी उनकी पसंद की लड़कियों से करवा देती है, जिसके बाद वो अपनी करोड़पति बहुओं को गरीब घर का समझकर उन्हें अपने घर ले आती है। देखते ही देखते निशा और रूपा दोनों घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती हैं और अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती हैं। अरे तुम दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन तुमने मुझे अपने परिवार वालों से अभी तक नहीं मिलवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आज की शाम को अपने परिवार वालों को खाने पर बुला लो। ये सुनने के बाद वो दोनों हैरान रह जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों कावेरी से कहती हैं, अरे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी यहाँ पर आए,
क्योंकि वो बहुत गरीब है। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, मेरी माँ भी बहुत गरीब है। अगर वो यहाँ पर आएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अमीरों से अच्छा तो गरीब होना है। कम से कम गरीबों के अंदर धोखेबाजी तो नहीं होती। तुम आज की रात अपने परिवार वालों को खाने पर बुलाओ। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। ना चाहते हुए भी निशा को अपने परिवार वालों को घर बुलाना पड़ता है। जैसे ही कावेरी उन दोनों के माता पिता को देखती है, वो उन्हें देखते ही दंग रह जाती है। जिसके बाद कावेरी अपने दोनों बेटों से कहती है, आखिर तुम दोनों ने भी मेरे साथ वैसा ही किया जैसा तुम्हारे पिताजी ने किया था। उन्होंने मुझे धोखा देकर किसी और औरत के साथ संबंध बनाए, तो तुम दोनों ने मुझे धोखा देकर अमीर घर की लड़कियों से शादी कर ली। और मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं अमीर घर की लड़कियों को अपनी बहू बनाकर घर ले आई। माँ, आप तो कैसी बात कर रही हो? हर अमीर इंसान गलत नहीं होता, कुछ अमीर बहुत अच्छे भी होते हैं माँ। हाँ माँ, हम दोनों अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि आप हमें उनसे अलग करें, इसलिए हमने ये सब किया। हमें माफ कर दीजिए माँ, लेकिन हमें अपनी पत्नियों से अलग मत कीजिए प्लीज। अपने बेटों को अपनी पत्नियों से इतना प्यार करते हुए देखकर बेचारी कावेरी कुछ नहीं कह पाती। जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों को गले से लगाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो। अपने गुस्से के चलते मैंने तुम दोनों को बहुत उल्टा सीधा कहा। दरअसल मैं तुम्हारे पिताजी का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालने लगी थी, लेकिन समय रहते मुझे समझ आ गया कि हर गरीब इंसान गलत नहीं होता, क्योंकि रूपा और निशा दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव की हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर राघव और राहुल दोनों ही बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिलकर अपनी माँ के पैर छूते हैं। उस दिन के बाद उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सौतेली काली बहन के सोने के बाल। ये कहानी है जूनागढ़ गांव के एक छोटे से टुकड़ी की, जहां गौरी और अलका नाम की दो सौतेली बहन रहती थी। गौरी बहुत ही सुंदर थी। गोरे चिट्टे रंग पर तीखे गड़े नयन नक्श उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। वहीं अलका की सांवली सूरत और सर पर हल्के बाल देखकर लोग अक्सर उसका उपहास उड़ाते थे। माँ, बाथरूम में बाल धोने के लिए एक आधा शैम्पू क्यों नहीं है? क्या हुआ गौरी, तुम हंस क्यों रही हो? क्या यार अलका, बेकार में सीआईडी की तरह शैम्पू की छानबीन कर रही है। क्या फायदा इन बचे कुचे चार बालों को चमकाकर? भगवान ने तुझे क्या एंटिक पीस बनाया है? काली पीली बदसूरती के साथ चार बाल से नवाजा है। गौरी, मेरी हंसी उड़ाकर तुम्हें क्या हासिल होता है? बहुत मजा आता है। सच बताओ, मेरी खूबसूरती तुम्हारी आंखों में खलती तो बहुत होगी ना मेरी काली बहन? अलका अपनी सौतेली बहन के तीखे तानों को कानों से सुन ही रही थी। उसकी डबडबाई आंखें उसके मन के कुड़न को उभार रहे थे, मगर वो सिर्फ मूक होकर सब कुछ सुन सकती थी, क्योंकि स्वाभिमान के हक में जुबान खोलने की संजीदगी उससे छीन ली गई थी। वो झट से अपनी किताबें उठाकर कॉलेज चली जाती है, जहां काव्या कहती है, देखो देखो, आ गई काली चुड़ैल अपने बॉयकॉट बालों के साथ रैम वॉक करती हुई। इसे तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए। इसके झड़ते बाल देखकर मुझे तो शक है, कहीं कैंसर के कीड़े इसके सर के बाल खा रहे हैं। क्षण भर के भीतर ही ये खबर कॉलेज के हर एक कमरे में छा जाती है। कॉलेज के लड़के लड़कियां अलका पर पथराव करने लगते हैं। माँ, मत मारो मुझे कोई रोग नहीं है। झूठ बोल रही है काली चुड़ैल। इसके ये झड़ते छोटे बाल किसी रोग से ग्रस्त होने की निशानी है। युवाओं में भड़का भभका देखकर अलका अपनी जान बचाकर घर लौट आती है। तभी पीछे पीछे उसकी सौतेली बहन भी घर पहुंच जाती है। हाय हाय, अरे ओ कल्लो माई, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? मैं बताती हूँ। मैंने कॉलेज में सुना है कि इस काली चुड़ैल को कैंसर है। इसे घर से रफा दफा कर दो माँ, वरना कहीं इसके कैंसर का रोग हमें न लग जाए। नहीं माँ, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? जाकर डूब मर किसी समंदर में। बस, वैसे भी इस बदसूरत चेहरे और बगैर बालों के साथ कौन ब्याह करेगा तुझसे?
चल गौरी, इसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इस तरह जबरदस्ती दोनों माँ बेटी अलका को घसीटते हुए घर से बाहर फेंक देती है और वो डहकते हुए टूटे मन के साथ जंगल में चली जाती है। काश कि मैं माँ की कोख से ही अधोलोक चली जाती। ये काला रंग और केश की कमी मेरे जीवन का कोड बन गया है। आज सिर्फ कॉलेज में पथराव हुआ है, कल को जात बिरादरी में बहिष्कार होगा। कहाँ हो तुम माँ? क्या मेरा दुख तुम्हें दिखाई नहीं देता? अलका का दुख उसके आंखों से बह ही रहा था। कुछ ही देर बाद सूरज ढलने के साथ अंधेरा छा जाता है और अलका ऊँघते हुए सो जाती है, जहां वो खुद को झिलमिलाते सितारों के बीच देखती है, जहां उसे एक धुंधली छवि उभरती हुई उसकी माँ में बदल जाता है। माँ आप कहाँ चली गई थी अपनी छुटकी को छोड़कर? आपको पता है, सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझ पर हर दिन ताड़नाएं बरसाती है। ये दुनिया स्वार्थ से भरी है माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मुझे ले चलो। अलका, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने नहीं, बल्कि इस ओछेपन को मिटाने आई हूँ जिसने तेरे मन को घेर रखा है। इसी के साथ ममता के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलकर अलका में समा जाती है, जिसके साथ अलका के सर पर बहुतायत सोने के बाल उगाते हैं। साथ ही अलका गोरी चिट्टी और सुंदर हो जाती है। अलका, ये सुनहरे बाल अब से तुम्हारा स्वाभिमान श्रृंगार है, और जब कभी तुम इन सुनहरे बालों से मदद मांगोगी, ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद बड़ी झुंझलाहट के साथ अलका की आंखें खुलते ही उसका ख्वाब टूट जाता है। सूरज की सोनझी किरण उसके चेहरे पर छिटकी हुई थी। उसके बाल सचमुच में सोने के हो गए थे। अलका फटी आंखों से अपने सुनहरे बालों को देखकर खुशी से झूम उठती है। ये क्या? मेरे बाल तो सचमुच में जादुई सोने के बाल बन गए हैं। अब मुझे घर जाना चाहिए। इसके बाद अलका घर के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उसके सोने के बालों को देखते हैं तो उनके मन में बड़े लालच की ललक पैदा हो जाती है। माँ देखो, मेरे बाल सोने के हो गए हैं। माँ मेरे सपनों में आई थी और उन्होंने ही अपने जादू से अपनी बलहीन बेटी को सोने के जादुई बाल दिए हैं। क्या कहा, जादुई बाल? जरा हमें भी तो अपने जादुई केश का कोई करामात दिखा तो जाने। ऐ मेरे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। अलका के इतना कहते ही उसके जादुई सोने के बालों पर एक सुनहरी किरण बड़े उत्कर्ष के साथ उतर आती है और देखते ही देखते अलका के सोने के बालों में से सोने के चमचमाते सिक्कों की बौछार होने लग जाती है। अरे वाह अलका, मैं तो तुझे खोटा सिक्का समझ रही थी, मगर तू तो शिरोमणि बन गई। अपनी माँ की कहा सुनी को माफ कर देना बिटिया। वैसे भी परिवार में थोड़ी बहुत खटपट तो होती ही रहती है। जादुई सोने के बालों के कारण अलका को वो सारी खुशी मिलने लगती है जिनके उसने अपनी पलकों पर ख्वाब बुने थे। अलका अब मनोरमा की चहेती बन चुकी थी। एक दिन जब अलका अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी, तभी एक कोढ़ का रोगी उसके पास आकर उसके पांव पकड़ लेता है। जरा ठहरो बेटी, मुझ बीमार पर जरा तरस खाओ, मेरी मदद करो बेटी। अरे अलका दूर हो तो, ये कोढ़ी है। अगर एक बार कोढ़ का रोग धर पकड़ ले तो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। डरो मत माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐ मेरे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। अलका के इतना कहते ही उसके बाल चकमक की तरह चमक उठते हैं और खूब सारे सोने के सिक्के खनकते हुए उस कोढ़ी के दामन में गिरने लगते हैं। ये देखकर कोढ़ी हंसते हुए कहता है, अरे मैं कोढ़ी इस धन का क्या करूंगा बेटी, हर पल मेरा शरीर तो कोढ़ के कीट का कौर हो रहा है। इंसान मुट्ठी बांधकर इस जगत में आता है, मगर बटोरने की होड़ में ये भूल जाता है कि एक दिन हाथ पसार कर उसे जग से जाना है। ये कमाया धन धरा का धरा रह जाता है बेटा। क्या तुम मुझे जीवन दे सकती हो? ऐ मेरे जादुई सोने के केश, इस कोढ़ की मदद करो, मेरी ढाल बनो। एकाएक अलका के सोने के बालों से दूध की धाराएं उमड़ पड़ती है, जिसके धुआं से उस कोढ़ी का रोग टल जाता है और उसका शरीर जन्मते बालक की तरह कोमल हो जाता है, जिसे देखकर वो आभार प्रकट करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया, तुम्हारे सुनहरे बालों ने मुझे कोढ़ के कीच से उबारा है। भगवान तुम्हें बहुतायत का जीवन दे। इसके बाद अलका अपने घर लौट आती है और समय बीतता है। अलका अक्सर लोगों की मदद करती रहती है, कोई भी उसके घर से छूछे हाथ नहीं जाता। ये सब देखकर गौरी कुड़ते हुए कहती है, जब से इसे सोने के बाल के आए हैं,
इसके तो ठाठ ही बदल गए हैं। ये कल की काली नजर बट्टू आज रूप का रुआब झाड़ रही है। आज रात में इसके सोने के बालों को काट दूंगी। बदले की भावना को मन में बसाए बैठी गौरी उस रात कैंची लेकर दबे पांव अलका के कमरे में आ जाती है। जैसे ही उसके सोने के बालों को काटने के लिए छूती है तो कैंची उसके बालों को काट देती है, जिसे देखकर वो चीखती है। मेरे बाल! ये क्या हो गया? मैं गंजी हो गई। अरे क्या हो गया? ये कैसे चिल्लाहट है? अरे गौरी, तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो अपनी बहन के सोने के बाल काटने आई थी, मगर ये कैंची खुद ब खुद मेरे बालों पर घूम गई। किसने कहा था तुझे अपनी बहन के बालों से ढहा करने की? देख, तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। काश गौरी, तुम समझ पाती कि जलन धधकती भट्टी की तरह है। मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ अपनी बहन माना, मगर तुमने मुझे अपना बैरी समझा और अपने अंदर अंगार भरती रही, इसीलिए आज तुम्हारा ये हाल है। अपनी बहन के सामने अपना भेद खुल जाने पर गौरी का सर जमीन में गड़ जाता है और उसे लंबे वक्त तक गंजेपन के साथ खुद को बांटना पड़ता है, जो उसके ईर्ष्या का फल था। वहीं दूसरी ओर अलका अपने सोने के बालों से कई लोगों के भलाई का कार्य बढ़ चढ़कर करती है, जो उसके भले आचरण को इंगित करता है। सौतेली बेटी के 3 जादुई जानवर। इस बार की सर्दियां मुर्दों को भी झकझोर कर रख देने वाली थी। बर्फबारी के साथ बह रही सर्द बयार खिड़कियों को चीरती हुई उस मासूम बच्ची जिसका नाम जीविका था, उसे झकझोर रही थी। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस जानलेवा जाड़े में भी ना तो उसके तन पर कोई स्वेटर था और ना ही पैरों में चप्पल। वो ठंड से ठिठुरती हुई बर्तन मांज रही थी। उसकी आंखों में उमड़ रहे आंसू उफन कर बहे जा रहे थे। माँ, मुझे क्यों छोड़कर चली गई? सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। वो बस अपनी बेटी बेबी को लाड दुलार करती है। एक मैं ही क्यों इसकी आंखों में कांटे की तरह चुभती हूँ। जीविका खुद में बड़बड़ा ही रही होती है कि उसकी सौतेली माँ रमीला रसोई घर का रुख करके उस बच्ची पर बिगड़ पड़ती है। बेड़ा गर्ग हो तुझ मनहूस का, इतनी देरी में तुझसे 4 बर्तन नहीं मांजे गए? काम चोर करम जली। ठहर जा तू, अभी तेरी खटिया खड़ी करती हूँ। रमीला पास पड़े डंडे से बेधड़क उस बच्ची को मारने लगती है। माँ, मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। अभी के लिए तो तुझे छोड़ रही हूँ। अगर 10 मिनट में ये बर्तन चमकते नजर नहीं आए ना, तो इस चिमटे से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। सौतेली माँ की ज्यादतियां सहने के बाद अनाथ लाचार जीविका सारा काम काज निपटा कर जैसे ही खाने बैठती है, रमीला उसे रसोई से बाहर निकाल देती है। माँ, तुम रसोई में ताला क्यों लगा रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अले ले ले, लाडो रानी को भूख लगी है तो जाकर भूसा खा। मनहूस कहेगी, अपनी माँ को जन्म के वक्त खा गई और बाप को भी निगल गई। अब क्या मुझे पचाएगी? आज तो सारी रात घर के बाहर सड़ेगी। ये कहकर रमीला भूखी बच्ची को घसीटते हुए बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है। माँ, मुझे घर से मत निकालो। माँ, दरवाजा खोलो ना। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रात भर भूख से ठंड में ठिठुरेगी ना, तो ही इसके हाथ पाँव में फुर्ती समाएगी। आधी रात ढलते ही मानो सीप से बरस रही सर्दी की बर्फबारी बेतहाशा बढ़ जाती है। भूख से छछनती जीविका का चेहरा बेरंग और फीका पड़ जाता है और आधी रात वो ठंड में ठोकर खाती हुई जंगल में कदम रखती है। जंगल में चारों ओर सर्दी का सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसके कानों में तरह तरह की आवाजें शोर मचाने लगती है। ये आवाज तो बेजुबान जानवरों की है, जैसे वो दर्द में छटपटा रहे हो। जीविका आवाज को भांपती हुई आगे बढ़ती है, जहां उसे 3 जानवर कुत्ता, बंदर और गाय ठंड में ठिठुरते हुए नजर आते हैं। कुछ ही देरी के बाद पूरा जंगल उजाले से भर जाता है। ये तीनों जानवर तो भूखे हैं और मुझ गरीब बच्ची के पास तो खुद के खाने को कुछ नहीं है, तो मैं इन्हें क्या दूं? इस गौ माता को तो बस हरी घास चाहिए, जो कि इस जंगल की शुरुआती जमीन पर छितराया हुआ था। जीविका जंगल में कुछ घास इकट्ठा करके गाय को सहलाते हुए उसके आगे रख देती है। ये लो गौ मैया, मजे से खाए और तुम दोनों यही रुको, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। जीविका की बात पर दोनों जानवर बड़ी बड़ी आंखें किए पूंछ हिलाने लगते हैं और मानो वो उसकी भाषा भाप गए हों। जीविका जल्दी से खाने की तलाश में जंगल से बाहर आती है, जहाँ कुछ दूरी पर उसे लोगों की एक भीड़ नजर आती है, जहाँ खाना बंट रहा होता है। वो झट से कतार में खड़ी हो जाती है
काफी देर के बाद बारी आने पर उसे खाने से भरी थाली मिलती है, जिसमें पूरी सब्जी और कुछ केले थे, जिसे देखकर ललचाई नजरों से निहारते हुए वो कहती है, अरे वाह, खाने की खुशबू तो बड़ी बेमिसाल है, मगर ये खाना मेरे हक का नहीं। थोड़ी ही देर बाद वो जंगल आती है। उसे देखकर कुत्ता पूंछ हिलाते हुए भूख से भौंकने लगता है। हाँ, ये खाना तुम दोनों के खातिर ही है। ये लो बंदर, केले खाओ, तुम्हारे लिए, और गौ माता एक पूरी, तुम भी खा लो। तीनों जानवरों को खाता देखकर 2 दिनों से भूखी अनाथ जीविका के चेहरे पर खुशी की छवि छिटक पड़ती है। इस बीच वो अपनी भूख को भूलकर बिना पल के झपकाए उन्हें सहला रही थी। जैसे ही खाना खत्म होता है, तीनों जानवर बोल पड़ते हैं, तुम्हारा शुक्रिया छोटी बच्ची। जीविका को अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं होता है। वो आंखें मीच कर बोलती है, ये बेजुबान जानवर इंसानों की तरह बोल कैसे सकते हैं? पकाक पकाक, ऐसे आहा ओहो दे दिया ना झटका। मुझसे मिलो, मैं हूँ मनकू, और ये मेरे जादुई दोस्त कालू, और ये है तारा। बंदर को एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करता देखकर जीविका का मुरझाया हुआ चेहरा जुगनू के जैसे रोशन हो उठता है। तो तुम तीनों जादुई जानवर हो, तो बताओ जो तुम्हें औरों से अलग बनाती है। मैं हूँ कालू, जो कहने को तो एक कुत्ता हूँ, मगर मैं बहुत ही वफादार हूँ। चाहो तो मुझसे दोस्ती करके देख लो, मैं तुम्हारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं, जो कि एक जादुई गाय हूँ, मैं अपने मुंह से सोने के सिक्के दूंगी, जिससे हम चारों हंसी खुशी से रह सकते हैं। इतना बोलकर वो जादुई गाय अपने जबड़े खोलकर सोने के सिक्के की बौछार लगा देती है, जिसे देखकर जीविका भौचक्की रह जाती है। इससे तो हर सुख सुविधा खरीदी जा सकती है गौ मैया। जीविका उन सोने के सिक्कों को सुनार के हाथों बेचकर जंगल में सुंदर सा घर बनाकर तीनों जादुई जानवरों के साथ रहने लगती है। उसकी उदास जिंदगी खुशियों से भर गई थी। अब उसका सारा दिन हंसते खेलते कट जाता है। कभी बंदर अपनी कलाकारी दिखाता है, तो कभी जादुई कुत्ता अपना करतब दिखाता है। क्या हुआ जीविका, हमारे बीच रहकर भी आजकल तुम्हारा चेहरा बड़ा बुझा बुझा सा है। मुझे माँ की याद आ रही है गौ मैया। जीविका, अब तुम मुझे ही अपनी माँ मान लो। पकाक पकाक, और मुझे अपना मामा पकाक। एकाएक बंदर के पैरों में पेड़ की टहनी से चोट लग जाती है। ये देखकर जीविका कहती है, अरे बंदर मामा, मुझे तो चोट लग गई, क्यों करते हो इतना उछल कूद? पकाक पकाक, छोटे छोटे शहरों में तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है सेन्योरिटा। पकाक पकाक, बंदर के बच्चे, लग गई ना चोट। जीविका, इस पेड़ की बत्ती इसके जख्म पर बांध दो, ये घाव भर जाएगा। समय बीतता है। तीनों जादुई जानवर जीविका का खूब ख्याल रखते हैं। बदले में जीविका भी उन पर जान छिड़कती है। दिन सप्ताह और महीनों के मंजर में ढलते गए। एक दिन जीविका कहती है, मेरे पास तो इन 3 जानवरों का साथ है, मगर मेरे जैसे कितने अनाथ बेसहारा भूख से दर दर भटक रहे होंगे। मुझे उनकी मदद करनी होगी। फिर जीविका तीनों जादुई जानवर के बीच अपनी सलाह को साझा करती है और गाय कहती है, जीविका, मैं तुम्हारे इस सपने को साकार करने के लिए खूब सारा सोना दूंगी, जिससे तुम अनाथ आश्रम बना सकती हो, ताकि लाचार लोगों को भटकना ना पड़े। फिर जादुई गाय अपने जबड़े को खोलकर सोने के सिक्के उगलने लगती है, जिसे बेचकर बदले में मिले बड़ी रकम से जीविका मजदूरों की मदद से अनाथ आश्रम के नींव के निर्माण का काम शुरू कर देती है, जो कुछ ही दिनों में बनकर पूरा हो जाता है। ये देखकर जादुई कुत्ता कहता है, अरे ओ छोटी बच्ची, क्या झकास ठिकाना बनाया है तुमने गरीबों के लिए। पकाक पकाक, वो तो ठीक है, मगर काश की कोई हम जानवरों के लिए भी घर बनाता। पकाक पकाक। बंदर की बात जीविका के मन में घर कर जाती है, जिसके बाद वो जानवरों के लिए भी एक बड़ा सा पशु घर बनवाती है, जिसे देखकर तीनों जानवर बेहद खुश होकर कहते हैं, अरे वाह छोटी बच्ची, तुमने तो कमाल कर दिया। एकाएक बंदर कुत्ते को छेड़ते हुए कहता है, पकाक पकाक, देख ले कुत्ते के बच्चे, हमारे भाई बंधुओं के लिए बंगले जैसा घर बन गया। अब क्या नहीं है हमारे पास दौलत है, शोहरत है और इमली बराबर इज्जत भी है। पकाक पकाक। बंदर की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंस पड़ते हैं। इसी के साथ ये कहानी होती है यहीं पर समाप्त।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान हो या जानवर, जज्बात दोनों में बराबर होते हैं।